जन्म से ही लोगों के दिमाग में डाल दिया हाँ। जाता है, तुम्हें हेरिडिटी में है ना तो डायबिटीज आएगा ही आएगा। हाँ, मेरे मॉम को था, डैड हाँ। को था, मेरी दादी को था, तो मुझे तो होगा ही। बट अगर मेरा एनवायरनमेंट अनहेल्दी है, जैसे कि जो मैं खा रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, ये सारी चीजें हमारे जीन्स को एक्टिवेट कर देती है। सोल्यूशन बता सकते हैं जो अवेयरनेस के बाद मालूम पड़े तो बंदा उसके ऊपर तुरंत काम कर सकता है। देखो, फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके Okay. डाइट में। जैसे अल्कोहल से ज्यादा चाय और कॉफी इज एन Harmful एडिक्शन इन द वर्ल्ड। हमारी बॉडी बहुत मैजिकल है, अगर आप उसको राइट तरीके से ट्रीट करो और उसको राइट चीजें दे दो, वो आपको इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देती है ना, एंड यू कैन रियली अचीव ग्रेट रिजल्ट्स इन योर हेल्थ। कितनी कॉफी पीनी चाहिए वैसे? मैक्स 1 और 2 कप्स, वो भी 3 बजे के बाद नहीं पीनी है। 100 पीपल है जिनको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, 10 या 15 ऐसे हैं जो शराब पीने वाले हैं, बाकी 85 ऐसे हैं जो शराब को हाथ तक नहीं लगाते हैं। क्योंकि आपके डाइट में बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड है। आजकल हम इतना टॉक्सिक खाना खाते हैं, हर खाने में आप देखो पाम ऑयल, प्रिजर्वेटिव्स, कलर, केमिकल्स, इट इज लिटरली कचरा। गेहूं का आटा पैकेट्स वाला लेके आते हैं, इज इट ओके और नॉट ओके? गेहूं हाइब्रिड ग्रेन्स में कन्वर्ट किया जाता है और उसे ग्रो किया जाता है, जिसमें प्रोटीन का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, जो हमारी अब बॉडी नहीं ब्रेक डाउन कर पा रही है। जिस फूड को हम बहुत हेल्दी समझ के अपने बॉडी में डाल रहे हैं वो ही हमें कहीं ना कहीं नुकसान। तो ये सब मार्केटिंग गिमिक है। आपको बेचा जाता है ये बोल के कि आप हाई फाइबर खा रहे हो। लेबल पढ़ना सीखो, क्या इंग्रेडिएंट्स है। सप्लीमेंट्स कितने जरूरी हैं, कौन से मस्ट है जो हमें लेने चाहिए। तो आज जो हम गाजर खाते हैं उसमें 50% विटामिन ए कम है उस टाइम के गाजर से जब हमारी दादी खाती थी। आज हम मिलने वाले हैं नेहा रंगलानी से। शी इज अमेजिंग इन फंक्शनल मेडिसिन। फास्टिंग के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, किस तरह, कौन से पिलर्स आपकी लाइफ में होने चाहिए जिससे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे छोटे छोटे लाइफ में चेंजेस करके आप अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बना के अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। तैयार हो जाइए, आगे के कुछ टाइम के लिए ये एपिसोड आपको अपने हेल्थ की तरफ और आगे लेके जाएगा। हाय नेहा, हाउ आर यू? हाय दीपल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बहुत साल के बाद मिले हम। बहुत साल। यस, हाउ इज एवरीथिंग? ऑल गुड, गॉड्स ग्रेस। एंड आपके वीडियोस देख रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर आप बात करते हो, एंड कुछ चीज़ें मेरे लिए बहुत नई भी थी, जिसमें एक दिस फंक्शनल मेडिसिन क्या है, यानी और वो भी जानने से पहले मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप कैसे ये फील्ड में आए, फंक्शनल मेडिसिन, कैसे आपने इसको शुरू किया? तो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है मेरी। मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं न्यूट्रिशन और हेल्थ में जाऊंगी। ओके। तो जब मेरा 10th खत्म हुआ था तब मुझे कुछ 88.5% मार्क्स आए थे। ओके। और इतने हाई परसेंटेज के साथ तो सब सोचते हैं कि ये तो डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, बट मुझे दोनों में से कुछ नहीं बनना था, क्योंकि इतने साल पढ़ाई कौन करेगा, लाइफ खत्म, सोशल लाइफ खत्म, कुछ भी नहीं रहता है। मतलब देखा था अपने सीनियर्स को पढ़ते हुए, तो वो मोटिवेशन नहीं था उतना एफर्ट और एनर्जी डालने का, प्लस खून मुझसे देखा नहीं जाता था। तो मैं कहा यार डॉक्टर बनूंगी, इंजेक्शन तो मुझे खुद लेने को अभी तक डर लगता है, वो सुई देखती तो मुझे लगता है ओ माय गॉड। तो मैंने कहा नहीं, डॉक्टर तो नहीं बन सकती, दिमाग है पर वो शायद इच्छा नहीं है अंदर, पैशन नहीं आ रहा। हाँ, तो इंजीनियर भी नहीं बनना था, कॉमर्स, मुझे नंबर्स तो अच्छे ही नहीं लगते थे स्टार्टिंग से। तो मैंने कहा करूँगी क्या? तो फिर मेरी सिस्टर ने मुझे कहा चल SNDT चलते हैं और देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोर्सेज होते हैं, तो तू देख ले तुझे क्या करना है वहाँ पे। तो गए, हमने देखा लिस्ट, और मैंने कहा फूड एंड न्यूट्रिशन, मुझे खाना बहुत पसंद है। अच्छा, खाना मेरा पैशन था, मैं फूडी थी बचपन से, बट जंक फूड फूडी, नॉट हेल्थ फूड फूडी। तो मैंने कहा फूड एंड न्यूट्रिशन लेते हैं, इंटरेस्टिंग होगा। बिना कुछ जाने कि वो फील्ड में क्या है, क्या करना पड़ता है, कैसे होता है, बस ले लिया। ऑब्वियसली एडमिशन तो मिल गई, और जब उस फील्ड में एंटर किया, मैंने पढ़ाई की, तब मुझे पता चला, मैंने कहा ये तो अलग ही टाइप का चीज़ है। मतलब जो मैंने सोचा था
ऑफ कोर्स पता था इट्स गोइंग टू बी अबाउट हेल्थ, बट इतना डीप में नहीं सोचा था। पढ़ाई की और पढ़ाई के साथ साथ खुद को भी चेंज कर दिया, क्योंकि व्हेन यू आर लर्निंग तो इतने रियलाइजेशंस और रेवलेशंस होते हैं अपने बारे में कि तुम सोचते हो अच्छा ये सही चीज़ है तो तुम खुद क्यों ये कर रहे हो, यू नो। सो वो चेंजेस आने लग गए एंड देन इवेंचुअली क्लाइंट्स को देखा अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग गए, डायबिटीज़ रिवर्स होने लग गई लोगों की, हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल सब बेटर होने लग गया, पीरियड इश्यूज बेटर होने लग गए। तो मैंने कहा हमारी बॉडी में बहुत पावर है हील होने का, जो हमें कोई भी बताता नहीं है। हमेशा हमें ये बोला जाता है कि वंस अ डायबिटिक ऑलवेज अ डायबिटिक, या थायराइड है तो दवाई तो लेनी ही है लाइफ लॉन्ग। कोई हमें ये नहीं कहता कि नहीं अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, अपना खाना चेंज करो और आपका हेल्थ रिवर्स हो सकता है, आपके हेल्थ कंडीशंस इम्प्रूव हो सकते हैं। तो ये समझ आने लगी मुझे इवेंचुअली, सालों में जब इतने साल काम किया फिर समझ आया कि फूड इज नॉट द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग लाइफ में, योर माइंड, इमोशंस, एवरीथिंग प्लेज अ रोल। फिर मैंने इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशन में पढ़ाई की, फिर मुझे और डीप जाना था कि नहीं कहाँ से ये प्रॉब्लम्स आती है, क्यों ये प्रॉब्लम्स आती है और इनको कहाँ से रूट से ठीक कर सकते हैं, कैसे रूट से इसे ठीक करें। तब मैंने फंक्शनल मेडिसिन की पढ़ाई की और मैं अभी तक पढ़ रही हूँ। सो फंक्शनल मेडिसिन वहां से आया। फंक्शनल मेडिसिन बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छा ये कोई और टाइप की दवाई है, मेडिसिन वर्ड आ जाता है ना। तो मुझे कुछ लोग कहते हैं तो आप कौन सी दवाइयाँ देते हैं फंक्शनल मेडिसिन में? मैंने कहा नहीं, हम दवाइयाँ नहीं देते हैं। हम फंक्शनल मेडिसिन एक स्टडी है जिसे रूट कॉज तक हम जाते हैं आपके इश्यूज के, कि कहाँ से आ रहा है। एंड हम सिम्टम पे खाली बिलीव नहीं करते, जैसे नॉर्मल आपका कन्वेंशनल मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। अच्छा आपको हेडेक है तो आप ये दवाई ले लो, माइग्रेन है तो ये ले लो, डायबिटीज है तो ये गोली ले लो, पेट में दर्द है तो ये ले लो। हम ये पूछते हैं कि डायबिटीज क्यों है, आपका क्या कारण है, और सबका कारण अलग होता है। एंड फूड इज नॉट जस्ट द ओनली रीजन, बहुत रीजंस होते हैं, जैसे कि आपका स्ट्रेस हो गया, स्लीप हो गया, डेफिशिएंसीज हो गई, बहुत कुछ होता है जो आपको एक डिजीज तक ले जाता है। बेसिकली जो इम्बैलेंस आपकी बॉडी में हुआ है वो किस कारण से हुआ है। सो वी डोंट बिलीव इन जस्ट ट्रीटिंग द सिम्टम, वी बिलीव इन करेक्टिंग योर प्रॉब्लम फ्रॉम द रूट। तो आप रूट तक जब आप जाओगे और आप उस चीज को आप अपने क्लाइंट को सपोर्ट करते हैं वहां से, तब उनके कंडीशंस रिवर्स होना चालू हो जाते हैं। दे स्टार्ट फीलिंग बेटर, उनका डायबिटीज बेटर हो जाता है, उनका थायराइड रिवर्स होता है, ऑटो इम्यून कंडीशंस है वो बेटर हो जाते हैं। माइग्रेन, मेरे खुद के हस्बैंड का ये केस है, जब मेरे हस्बैंड को माइग्रेन होता था वंस अ वीक, वो वोवेरॉन इंजेक्शन लेते थे व्हेन आई जस्ट गॉट मैरिड। तो डॉक्टर ने उन्हें ना ये इतनी सारी दवाइयाँ दे दी, प्रोफिलैक्सिस करके उसको कहते हैं कि ये मेंटेनेंस है, आप ये रोज दो ताकि माइग्रेन ना हो, तुम्हें लाइफ टाइम लेना। हाँ, तो मैंने कहा ये तो, और तब मैंने इतनी डीप फंक्शनल मेडिसिन में पढ़ाई नहीं की थी। मैंने कहा मुझे रास्ता नहीं पता, पर ये रास्ता सही नहीं है, ये मुझे पता है। तो हमने वो दवाइयाँ ली और हमने कचरे के डब्बे में उसी दिन फेंक दी कि ये नहीं लेनी हमें। तो अब क्या करना है, अच्छा अब समझते हैं कि कहाँ से माइग्रेन आ रहा है, तो तुम देखो कि तुम्हारा माइग्रेन कब एक्टिवेट होता है, क्या खाने से। सो दही एक ऐसी चीज़ थी कि जब वो खाते थे इमिजिएटली उनका माइग्रेन एक्टिवेट होता था, इमिजिएटली 10 मिनट में। फिर हमने दही निकाला तो बेटर हो गया, पर दही दूध से आता है। फिर हमने धीरे धीरे दूध निकाला और फिर उनका माइग्रेन खत्म ही हो गया। वाओ, सो पित्त हो जाता होगा उनको मे बी दूध या दही से, नहीं उनको डाइजेस्ट होता है। और आजकल दूध तो वैसे ही बहुत इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। और उसके बाद तो मैं वीगन बन गई। सो मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है इतने सालों में, क्योंकि लोगों को सपोर्ट और गाइड करने के साथ साथ, उनको हेल्प करने के साथ साथ, मैंने अपने आप को और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी हेल्प करना शुरू किया। दैट मेड अ बिग डिफरेंस। So that's been the journey. आप अभी कह रहे थे ना जैसे कि डायबिटीज़ है तो आप रूट तक जाते हो, तो आपको ये भी मालूम पड़ा होगा, जैसे एक मिथ चल रही है, मेंटली जन्म से ही लोगों के दिमाग में डाल दिया जाता है कि भाई तुम्हें हेरिडिटी में है ना तो डायबिटीज़ आएगा ही आएगा। एंड वो मेंटली जिस हिसाब से सोचते हैं चीज़ों को ट्रैक करने लगते हैं। तो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? या ये तो जो हमें बताया गया है कि मेरे तो जीन्स में रन करता है, मेरे मॉम को था, डैड को था, मेरी दादी को था, तो मुझे तो होगा ही। हमारे अंदर सब डिजीजेस के जीन्स होते हैं, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स को कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा। तो हमारा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो है, जीन्स है हमारे अंदर। बट जीन्स वो गन है जो ऐसे पड़ी हुई है, जो आपको कुछ हार्म नहीं कर रही है। बट जैसे मैंने उसको उठाया और ट्रिगर दबाया और फिर मैंने
ट्रिगर पुल किया और उसको शूट किया, तब जाके वो गन मुझे अफेक्ट करेगी। तो हमारा एनवायरनमेंट जो है ना, वो हमारे जीन्स का ट्रिगर पुल करता है कि जीन्स है, बट अगर मेरा एनवायरनमेंट अनहेल्दी है, जैसे कि जो मैं खा रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, मैं कैसे सो रही हूँ, मैं स्ट्रेस कैसे मैनेज कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें हमारे जीन्स को एक्टिवेट कर देती है और तब जाके वो डायबिटीज़ होता है। तो ऐसे तो कितने लोग हैं जिनके फैमिली में कैंसर है, बट सबको सब कुछ नहीं होता है। कितना बड़ा मिथ है मालूम है, मुझे लगता है कि 90% इंडियंस को इस तरह ब्रॉटअप किया जाता है कि भाई तुम्हें ये है तो इनको ये होना है, ये है तो ये होना है, और वो सोचने में ही आधी चीजें तो मुझे लगता है वो डर हो जाता है लोगों को कि नहीं मेरी मॉम को है तो मुझे भी होगा। एक तो आप अफर्म कर रहे हो, यूनिवर्स में डाल रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। सेकेंड थिंग, आप वो फियर साइकोसिस में चल रहे हो, आपने फियर डाल दिया, और फियर क्या है? इट्स अ नेगेटिव इमोशन विच विल अफेक्ट यू, विच विल क्रिएट स्ट्रेस हार्मोन्स इन द बॉडी। तो डायबिटीज नहीं भी होनी है तो उस फियर से आपको हो जाएगा। यहाँ पे मैं और एक बात पूछना चाह रही हूँ कि जो फूड है और जो फियर, यानी एक तरह से देखो तो हमारा मेंटल कहीं ना कहीं एक वीकनेस है या व्हाटएवर, जो भी हम इसको वर्ड दे दें, तो ये दोनों किस तरह एक दूसरे के साथ काम करते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते कि उनके इमोशनल हेल्थ और उनका इमोशनल स्टेट कैसा है, और वो आपकी बॉडी को बहुत इम्पैक्ट करता है। फॉर दैट मैटर, आपके प्लेट में जो फूड है उससे ज़्यादा आपका इमोशनल और मेंटल स्टेट आपको इम्पैक्ट करता है, और आपकी बॉडी में क्या डिजीजेस होंगे नहीं होंगे, या आपका हेल्थ कैसा रहेगा, वो आपके माइंड और इमोशंस पे डिपेंड करता है। हम वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ ना, फूड जो प्लेट पे है वो एक नरिशमेंट है, बट नरिशमेंट बहुत और चीज़ों से भी आती हैं, जैसे कि आपके थॉट्स, आपका इमोशनल स्टेबिलिटी, आप कैसे प्रोसेस करते हो इमोशंस। और क्या होता है जब आप फियर में हो, या आप सैडनेस में हो, या आप कोई बहुत एक बड़े एपिसोड से लाइफ में गुजर रहे हो, जैसे कि ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गया, या किसी का डेथ हो गया, या मनी लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, आपका एक स्टेट जो है बॉडी और माइंड का, वो स्ट्रेस में रहता है। और उस स्टेट में जब आप खाना खाते हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी की प्रायोरिटी है कि आपको सर्वाइव कर सके, और सर्वाइविंग के लिए बॉडी को कुछ कुछ ऑर्गन्स को फंक्शनल रखना बहुत ज़रूरी होता है। सो बॉडी डजंट प्रायोरिटाइज डाइजेशन टू मच, एक्सक्रीशन, डिटॉक्सिफिकेशन। बॉडी इतना उस पर प्रायोरिटाइज नहीं करती, सिर्फ ये करती है कि मैं एनर्जी देती रहूं इस बॉडी को, ताकि चलता रहे, मुझे गाड़ी चलती रहे, मुझे अच्छा लगे। हाँ, और फिर जब हम खाते हैं उस स्टेट में, वो खाना पचता नहीं है हमारे पेट में, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव जूसेस नहीं प्रोड्यूस होते उस स्ट्रेस स्टेट में। हमारा स्टमक एसिड वीक हो जाता है, हमारे एंजाइम्स वीक हो जाते हैं जो हमारा खाना ब्रेक डाउन करते हैं, और फिर वो हमारे गट में जाके ब्लोटिंग, IBS, लीकी गट, एलर्जीज, एस्थमा, ये सारी चीज़ें जैसे उसी से ट्रिगर होता है, क्योंकि गट इज़ नॉट हेल्दी। तो जब हम अपने क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, जब मैं अपने क्लाइंट्स के साथ बैठती हूँ, मैं क्या वो खाते हैं वो समझने की कोशिश करती हूँ, बट वो कहाँ से आ रहे हैं, उनका पास्ट क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका मेंटल स्टेट क्या है, वो कौन से ट्रॉमा से गुजरे हैं, और किस चीज़ को वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, या किस चीज़ को अभी तक पकड़ के बैठे हैं, रिजेंटमेंट हो गया, ग्रज हो गया। तो ये चीज़ों पे वर्क करना, उनको समझाना, उनको काउंसिल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसका सल्यूशन, आप समझो एक नॉर्मल पर्सन है कि जो मेरे जैसा, आप एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कभी कभी लगता है ना हमें कि पेट तो भर गया है, बट देन आल्सो आई वांट टू ईट, समथिंग, क्रेविंग होता है। या फिर बहुत बार लोग, आप मुंबई की जो लाइफ है, या आज जो लाइफ है एक नॉर्मल पर्सन की, आई थिंक एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज फॉर देम। दैट्स ट्रू। ओके, कभी ये कभी वो, तो जब वो फील कर रहे हैं जो आप कह रहे हो, वो तो उसमें से वो बाहर कैसे निकल सकते हैं? अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। जब तक आप अवेयर नहीं हो, आप बस ऑटो पायलट पे चलते रहोगे, और आप कुछ भी उठा के खा लोगे, कुछ भी उठा के पी लोगे, बिकॉज आपको उस टाइम पे अपने इमोशंस को सूथ करना है।
नम करना है, क्योंकि आपको वो इमोशंस फील नहीं करने हैं जो आ रहे हैं ऊपर। आपको जो लगता है कि नहीं नहीं यार मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, या इस बंदे ने मुझे ऐसा कह दिया, ऐसा कैसा कह दिया, गुस्सा हो आप, बट आपको बेटर फील करना है, तो आप एक चॉकलेट का बार लेके खा लोगे कि चलो मूड ठीक करने के लिए चॉकलेट खा लिया। पर आप अवेयर नहीं हो कि ये एक्ट जो आपने किया, कि आपको एक किसी एपिसोड से कुछ इमोशन फील हुआ और फिर आपने उस इमोशन से भागने के लिए अपने बॉडी में कुछ डाल दिया, जंक या कुछ भी टेस्टी, बिकॉज आपको सेटिस्फाई करना था अपने टेस्ट को और अपने इमोशंस को नम करना था। आप अपने बॉडी को बहुत डैमेज कर रहे हो। ये चलो यहाँ तो आप जो कह रहे हो ना, इसमें तो ये भी आ जाता है कि बहुत सारे लोग अल्कोहलिक भी इसी तरह हो जाते हैं। एडिक्शन जो भी है, और आजकल सिर्फ ऐसा नहीं है कि अल्कोहल का ही एडिक्शन है, शुगर भी एक एडिक्शन है। शुगर इज द बिगेस्ट एडिक्शन। सो मैंने देखा है बहुत लोगों को मेनोपॉज के टाइम, इन सब के टाइम उनको बहुत ज्यादा शुगर क्रेव करती है। तो इसको कोई आप जितने लोगों को, इतने लोगों को आप मिली हैं, तो कोई पर्टिकुलर हम ऐसा कुछ सल्यूशन बता सकते हैं जो अवेयरनेस के बाद मालूम पड़े तो बंदा उसके ऊपर तुरंत काम करे, काम कर सकता है? देखो फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके डाइट में। मैं स्पेसिफिक शुगर क्रेविंग के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे आपने अभी शुगर कहा, एडिक्शंस तो बहुत तरीके की है, जैसे कॉफी हो गया, चाय हो गया। मुझे लगता है अल्कोहल से ज्यादा चाय और कॉफी इज एन एडिक्शन इन द वर्ल्ड। एंड लोग समझ नहीं पाते कि थोड़ा ठीक है आप पी लो चलेगा, बट आप ओवर जो करते हैं लोग, जो 4, 5, 10 कप्स दिन में पीते हैं, आप तो वैसे भी अपने आप को बहुत ही मुश्किल में डाल रहे हो, अपने हेल्थ को। सो शुगर क्रेविंग्स होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक तो होता है साइकोलॉजिकल, कि आपके लाइफ में कुछ एपिसोड हुआ है और आपको बहुत दुख, सैडनेस फील हो रहा है, या आपके रिलेशनशिप्स में स्वीटनेस नहीं है, या बहुत अंदर से ना बहुत दुखी हो, तो आपको मीठे की क्रेविंग ज्यादा होगी, क्योंकि आपको लाइफ में स्वीटनेस चाहिए। सो यू जस्ट you're attracted towards sweet foods because it gives you थोड़ा सा उस टाइम के लिए आपको थोड़ा सा कंफर्ट करता है। बट देन इट्स ऑल्सो फिजिकल, कि आपका अगर डेफिशिएंसीज है किस चीज का, जैसे कि आप से फाइबर नहीं ले रहे हो अपने डाइट में ज्यादा। सो फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस ब्लड शुगर लेवल्स। सो आप या बहुत ज्यादा वाइट फूड्स खाते हो, जैसे कि मैदा, राइस, जिसमें फाइबर नहीं होता, तो वो बहुत ज्यादा जल्दी आपके ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाता है शुगर, और बहुत जल्दी ड्रॉप होता है। तो इट इज नॉट स्टेबल, योर ब्लड शुगर इज नॉट स्टेबल। तो आपको फिर बार बार मीठा खाने का क्रेविंग होता है। अगर आपको स्पेसिफिकली चॉकलेट बहुत खाने का मन करता है, दैट मीन्स यू डेफिनेटली समवेयर आर डेफिशिएंट इन मैग्नीशियम। ना मैग्नीशियम मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोन्स के लिए, हमारे मसल्स के लिए, हमारे हार्ट के लिए, और आजकल हम सब मैग्नीशियम में डेफिशिएंट है मोस्टली। तो उस वजह से स्वीट क्रेविंग्स बहुत होती है। तो मैं अपने क्लाइंट्स को जब वो कहते हैं कि नहीं हाँ बहुत मीठा खाने का मन कर रहा है, मैं उन्हें स्टॉप नहीं करती, क्योंकि इमिडिएटली आप अगर निकाल दो तो वो रिस्ट्रिक्शन से ही ज्यादा खाएंगे, क्योंकि आप मना कर दिया, और वैसे भी मना करने वाली चीज आपको ज्यादा ही अट्रैक्ट करती है, तो मैं स्लोली स्टेडली उनका रिमूव करती हूँ। पहले अनहेल्दी चीजों से हेल्दी चीजों में रिप्लेस करती हूँ। उनको डार्क चॉकलेट चाहिए तो वो भी दे देती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का ब्रांड है निरामया, जिसमें स्नैक्स है, तो हेल्दी स्नैक्स है, उसमें चॉकलेट्स वॉकलेट सब है, तो मैं उनको वो दे देती हूँ कि आप ये खाओ। डेट्स है या गुड़ के लड्डू है, या कुछ भी ऐसी हेल्दी चीजें, उनको बोलती हूँ कि आप इससे रिप्लेस कर दो। फ्रूट्स इंक्लूड करती हूँ उनके डाइट में, क्योंकि जब वो जाता है अंदर, फाइबर जाता है प्लस नेचुरल शुगर जाता है, तो आपके स्वीट क्रेविंग्स इवेंचुअली कम हो जाते हैं। एंड देन हर मील में देखना है कि प्रोटीन और फाइबर हो उनके डाइट में, ताकि उनका ब्लड शुगर बैलेंस में रहे और तो वो क्रेविंग कम हो जाए। हाँ, और टिपिकली मैंने देखा है 2 हफ्ते के अंदर मुझे क्लाइंट्स आके कहते हैं, नेहा कि जो मुझे पागलों जैसी क्रेविंग होती थी मीठे की, अब वो इतनी कम हो गई है कि मतलब छोटा सा भी पीस ले लो तो ठीक है, या नहीं भी खाऊं तो मुझे चलता है। और वो खुद सामने से आके ये कहते हैं। सो हमारी बॉडी बहुत मैजिकल है, अगर आप उसको राइट तरीके से ट्रीट करो और उसको राइट चीज़ें दे दो, वो आपको इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देती है ना, एंड यू कैन रियली अचीव ग्रेट रिजल्ट्स इन योर हेल्थ। मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहूँगी। तो एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड दोनों को, मुझे पहले चाय की आदत नहीं थी, बट आखिरी कुछ सालों से इट्स लाइक मॉर्निंग टी इज लाइक अवर मोटिवेशन, हमें दोनों बातें करते थे। सो देन वी हैव डिसाइडेड कि बिकॉज ऑफ दैट टी हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। जैसे हमें कभी फास्टिंग करनी है, तो वो मॉर्निंग का टाइम होता था ना, तो वो एक तरह का, और जितना हमें समझ में आया कि डेयरी इतनी हार्मफुल है, या आजकल का जो मिल्क आ रहा है, तो हमने क्या किया कि जितना शुगर डाल रहे थे उससे आधी कर दी उसमें। सो वो जो हम एंजॉय करके चाय पी रहे थे ना, वो धीरे धीरे थोड़ी कम हो गया। एंड विद इन 1 month
इतने सालों की टी हमारी पूरी तरह छूट गई। वेरी गुड। सो जो आप अवेयरनेस जो कह रहे हो, अवेयरनेस एंड देन उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा करके अगर आप डिसीजन ले लो तो आप उससे छोड़ सकते हो। अवेयरनेस एंड अ चॉइस जो आप बनाते हो अपने लिए कि बस अब मुझे अपनी बॉडी में हेल्दी चीजें डालनी है, कभी कभार ले लूंगी तो ठीक है, बट मुझे बुरी आदतों में फंस के नहीं रहना। Absolutely. बिकॉज वी बिकम स्लेव ऑफ आवर हैबिट्स। 100%। हमारे हैबिट्स हमें कंट्रोल कर रहे हैं, हम अपने हैबिट्स को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। हमारे जैनिज्म में फास्टिंग करते हैं, तो एक टाइम था जब मैं 8 फास्ट एक साथ कर लेती थी, बट आफ्टर टी की हैबिट मुझे एक फास्ट भी करना है तो मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो मॉर्निंग 9 to 10 मेरा हेडेक शुरू हो जाता था, बिकॉज मुझे लगा मैं उसकी गुलाम होने लगी। अब गुलामी, हाँ हम गुलामी बन गए अपने आदतों के। तो और एक जो मैं पूछना चाहूँगी कि जो हमारे इमोशंस के साथ साथ, जैसे मैं अपनी बात करती हूँ या बहुत लोगों को मैं जानती हूँ जो क्रेविंग, जैसे मैंने बहुत मेरा फेवरेट खाना खाया है पर उसके बाद मुझे कुछ क्रंची खाने का मन करता है, हमेशा, ये रोज का है। सो मे बी कुरमुरे, मे बी कुछ तला हुआ, और मुझे लगता है वो पूरा चीज़ों को गड़बड़ कर देता है। तो ये क्यों होता है? सी क्रेविंग्स, जैसे मैंने कहा, वो बहुत रीजंस की वजह से आती है। अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है किसी चीज का तो आप कुछ चीज क्रेव करोगे, क्योंकि बॉडी इन इट्स विजडम आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि यार मुझे इसकी कमी है बॉडी में। बट हम क्या समझते हैं, हमें टेस्टी खाना है। हम राइट चीज नहीं देते बॉडी को, टेस्ट के सलाइवा को जैसे कुछ चाहिए, हाँ, टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करना है, तो हम उस डायरेक्शन में जाते हैं, एंड वो फिर प्रॉब्लम करता है। तो मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। जब मैं छोटी थी, मतलब टीनेज ईयर्स में थी, मुझे इतनी शुगर क्रेविंग होती थी कि मैं मील्स के बाद मुझे बॉन बिस्किट हो गया या केक हो गया या जो भी तभी होता था घर पे, मैं 2-2 4-4 पीस लेके खाती थी हर मील के बाद, और कुछ नहीं होता था तो मैं शक्कर लेके खाती थी। एंड ऑब्वियसली तब पेरेंट्स को इतना पता नहीं होता था, तो मेरी मॉम छुपाने की कोशिश करती थी हर चीज़ को मेरे से, बट इट वॉज लिटरली अ क्रेविंग कि अगर मुझे नहीं मिला तो मैं फंक्शन नहीं कर पाती थी। सो ये चीज़ जो आप कह रहे हो ना कि क्रेविंग किसी भी चीज़ का होता है, either it's a habit or it is your body requiring it. So जब मैंने अपना हैबिट चेंज किया, मैंने अपने पूरा डाइट का पैटर्न चेंज किया, मैंने अपने चॉइसेस, फूड चॉइसेस में बदलाव लाया, मेरी क्रेविंग चली गई। और ऐसे चली गई कि अब आप मेरे सामने केक भी रख दो, मुझे एक बाइट भी खाने का मन नहीं करेगा। लाइक अगर मुझे सच में अच्छा लगता है मैं लूंगी, बट अगर मन नहीं कर रहा है मैं नहीं लूंगी। दैट इज द पावर, दैट इज द कंट्रोल यू गेट ओवर योरसेल्फ। द फूड इज नॉट कंट्रोलिंग यू, आप अपने कंट्रोल में हो। तो हमें उस पोजीशन पे पहुंचना है। सो जब आपको कोई क्रेविंग होती है किसी चीज की, यू हैव टू नो वेदर इज इट द टेस्ट, कि आपको टेस्ट अच्छा लगता है उस चीज का, या आपको वो चीज से कुछ ऐसे आराम मिलता है खाने के बाद, दैट मीन्स इट्स सम सॉर्ट ऑफ अ डेफिशिएंसी। सो बेसिकली अगर आपको क्रंची और सॉल्टी चाहिए तो मतलब आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स कम है, जैसे या तो सोडियम कम है, या आपको कुछ सॉल्ट चाहिए, कुछ क्रंची चाहिए, ताकि आपको लगे कि मैंने कुछ खाया है। सो दैट इज हाउ यू डिकोड योर क्रेविंग्स, बट फॉर एवरीवन इज डिफरेंट। किसी लोगों को बिल्कुल भी कुछ बॉडी का नहीं होता है, बस माइंड का ही होता है, बस मुझे ये चाहिए, वो आदत से मजबूर कहते हैं ना, इसके बिना मुझे चलेगा नहीं। अपने आप को स्टोरी बोल के रखी है, बिकॉज आप अपने टेस्ट बड्स को इतना इंपॉर्टेंस देते हो ना हर बार कि बस वो आदत की वजह से मुझे खाना है। आपकी बात बहुत मुझे कनेक्ट करी है कि बहुत बार आदत के साथ साथ ये भी है कि जो स्टोरी आप अपने आप को कह के रखी है कि मैं इसके बिना तो कर ही नहीं पाऊंगी, इसके बिना मैं ये कर ही नहीं सकती हूँ, मेरे को 4 बजे चाय चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। इट्स लाइक कि वो अंदर, तो मुझे लगता है वो अलार्म बज जाता है जैसे ही 3:45 बजता है, क्योंकि हमारा माइंड इतना पावरफुल है, तो तुरंत बोलने लगता है चाय 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 चाय। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं जो मुझे सेम स्टेटमेंट्स कहते हैं कि नेहा इसके बिना तो मैं मर जाऊंगी। मैं कहा नहीं मरोगे, नहीं मरोगे, ट्रस्ट मी, इसको धीरे धीरे कम करना है। एंड देन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट एंड बिकॉज ऑफ द लव दे हैव, वो करते हैं। एंड देन उन्हें जब इतना
अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, दे फील बेटर। वो लिटरली मुझे आके कहते हैं कि अच्छा मैंने तुम्हारी बात सुनी, अब मुझे ना चाय देख के टच करने का भी मन नहीं करता है, मेरी आदत ही खत्म हो गई है। क्योंकि आप जो फंक्शनल मेडिसिन वे से जाते हो तो रूट कोज अंदर तक जाके जब आप कोई चीज को सोल्यूशन प्रॉपर लेके आते हो तो वो मेंटली भी उससे कंट्रोल हो जाता है। या यू आर राइट, आई थिंक इट्स आल्सो एजुकेशन। लोगों को एजुकेट करने का बहुत ज़रूरत है कि आपके बॉडी में जब आप ये ले रहे हो, ये प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से आपका ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है। जैसे गट इश्यूज, अब कॉफ़ी की लोगों को बहुत आदत है, मुझे कॉफ़ी चाहिए कॉफ़ी चाहिए, और एसिडिटी के साथ लिव कर रहे हैं, और एसिडिटी के साथ लिटरली डेली मतलब वो मरने की हालत में होते हैं क्योंकि इतनी एसिडिटी, बर्निंग हो रहा है, ये हो रहा है। मैं कहा कॉफ़ी छोड़नी पड़ेगी। नेहा मैं तो मर जाऊंगी कॉफ़ी के बिना। मैंने कहा नहीं पियो, नहीं छोड़ोगे तो वैसे ही मर जाओगे। एंड देन यू हैव टू एडुकेट देम कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू योर बॉडी, ट्रस्ट मी, आप इसको निकालोगे, आपकी एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होगी, आपका ये सब बेटर होगा। एंड जब वो बेटर फील करने लगते हैं तब वो कहते हैं कि हाँ अच्छा, अब इतना अच्छा फील हो रहा है ना, अब उस पे वापस नहीं जाना है। कितनी कॉफी पीनी चाहिए वैसे, जो कहते कि भाई चलो ये ठीक है इतने हद तक? मैक्स 1 और 2 कप्स, वो भी 3 बजे के बाद नहीं पीनी है क्योंकि आपकी नींद एंड स्लीप साइकिल को अफेक्ट करती है। कॉफी बहुत लोगों को के साथ पीनी है, यानी ब्लैक कॉफी और इफ यू वांट टू हैव देन ओट मिल्क या आमंड मिल्क में आप डाल के थोड़ा सा अगर आपको लेना है तो आजकल तो बहुत अच्छी टाइप की कॉफीज आ गई, जैसे श्रूम कॉफी, मशरूम, उसमें मशरूम पाउडर्स होते हैं अलग अलग टाइप के जो बहुत हेल्दी होते हैं। तो मैं अपने क्लाइंट्स को वो रेकमेंड करती हूँ कि आप एटलीस्ट आप पी रहे हो तो कुछ तो हेल्दी डालो अपने बॉडी में, एकदम भी वर्स्ट क्वालिटी वाला मत डालो। सो देन पीपल आर रेडी, एंड जो आते हैं वो वैसे भी एक रेडीनेस के साथ आते हैं, एक दे आर रिसेप्टिव, वो जानते हैं कि हम जा रहे हैं, चेंजेस करने पड़ेंगे, एंड वो करते हैं। कुछ कुछ लोग नहीं करते और वो नहीं कर पाते हैं, सो ऑब्वियसली यू मीट देम वेयर दे आर, आप उनको वहां से सपोर्ट करो। अच्छा ये नहीं कर सकते हो तो इतना तो कर लो। सो धीरे धीरे इट्स लाइक होल्डिंग अ चाइल्ड एंड टीचिंग देम टू वॉक एंड देन इवेंचुअली दे रन। ये पॉडकास्ट भी इसीलिए हम कर रहे हैं कि कम से कम अवेयरनेस शुरू हो। आज नहीं तो कल आप उसके ऊपर, मुझे अवेयरनेस शुरू हुई तो अभी मैं मॉर्निंग कॉफी पीती हूँ, बट मैं घी एंड उसमें मोरिंगो पाउडर ये सब डालती हूँ और उसके साथ मैं सुबह कॉफी लेती हूँ, तो दैट गिव्स मी। फिर उसके बाद जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी एनर्जेटिक फील होता है। और जो मैं मेरा एक सवाल है कि मैंने अपनी दादी से, और पहले से हम सबने सुना हुआ है कि भाई शराब पीते हो ना तो लीवर खराब हो जाता है, ठीक है, पर अभी की जो स्टडी कहती है कि अगर 100 पीपल है जिनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, उसमें से 10 या 15 ऐसे हैं जो शराब पीने वाले हैं, बाकी 85 ऐसे हैं जो शराब को हाथ तक नहीं लगाते हैं, बट उनको सीवियर इश्यू है फैटी लिवर के। तो ये क्यों हो रहा है? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इट्स कॉल्ड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। इसका मतलब है जो अल्कोहल नहीं पीते उनको फैटी लिवर हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर है, या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शुगर है जो आप लेते हो। आप ठीक से सो नहीं रहे हो तो आपकी बॉडी प्रोसेस नहीं कर पाती है उस टॉक्सिन्स को। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, तो जब आप स्ट्रेस लेते हो और मैनेज नहीं करते हो तो आपका कॉर्टिसोल बढ़ता है। जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो आपका फैट स्टोरेज आपके बेली रीजन पे सबसे ज़्यादा बढ़ता है। तो आपके बेली पे और आपके लिवर पे एक्सेस फैट जमा होता है। प्लस देन आपका ऑब्वियसली डाइट हैबिट्स हो गया जिसमें फाइबर कम है, न्यूट्रिएंट्स कम है, टॉक्सिन ज़्यादा है। आजकल हम इतना टॉक्सिक खाना खाते हैं, हर खाने में आप देखो पाम ऑयल, हर खाने में आप देखो तो प्रेजर्वेटिव्स, कलर, केमिकल्स, सारे बिस्किट्स, यू सी द सीरियल्स, आप कुछ भी उठा लो, वो खाना नहीं है, इट इज़ जंक, इट इज़ लिटरली कचरा जो हम अपने बॉडी में डाल रहे हैं। तो जब आप वो डालते हो, एट द एंड आपके लिवर को सब कुछ प्रोसेस करना होता है। प्रोसेसिंग का काम आपके लिवर का है। वो हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, टॉक्सिन्स हो गया, सब कुछ आपके लिवर को प्रोसेस करना है। तो आपके लिवर पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, आपके लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता है, टॉक्सिन्स अंदर जमा हो जाते हैं। और फैट हमारी बॉडी का कुशन है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो हमारी बॉडी में जब इतना स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज नॉट जस्ट मेंटल, अगर अंदर भी बॉडी में टॉक्सिन्स है या न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो बॉडी को स्ट्रेस होता है। तो कॉर्टिसोल लेवल्स आपके हाई रहेंगे तो आपका फैट बढ़ता जाएगा लिवर पे, और वो फैट
अल्कोहल की वजह से नहीं है, आपके हैबिट्स की वजह से है। एंड मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को देखा है जो मतलब लिटरली वो अल्कोहल को, जैसे आपने कहा, छूते भी नहीं है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर। तो उसको ठीक करने के लिए आपको पूरी लाइफस्टाइल चेंज करनी होती है। प्लस हम बहुत सिलेक्टिव सप्लीमेंट्स करते हैं, जैसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हो गया, जो खाने के 1 घंटा पहले लिया जाता है ताकि वो आपके बॉडी में जाके आपके लिवर के फैट को ब्रेक डाउन करे। अच्छा। सो देयर इज फंक्शनल मेडिसिन के रूट से जब हम चलते हैं, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डीलिंग विद एन इशू, एंड स्पेसिफिकली कुछ टाइम तक 3 से 6 महीने तक ये प्रोटोकॉल्स चलते हैं। उसके बाद आप जब आप ठीक हो जाते हो, आप एक नॉर्मल रूटीन लिव कर सकते हो। यानी आपने 2 बातें बताई, एक तो प्रोसेस्ड फूड, पैक फूड। अभी आजकल की जो लाइफस्टाइल है, इसमें गेहूं का आटा जो है वो भी हम पैकेट्स वाला लेके आते हैं। यस। तो इज इट ओके और नॉट ओके? देखो, गेहूं का आटा इज अ सेपरेट सब्जेक्ट ओनली, क्योंकि उसमें जो ग्लूटेन है आजकल के गेहूं के आटे में, वो तो हमें डैमेज कर रहा है, हमारे गट लाइनिंग को डैमेज कर रहा है, हमारे बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी इश्यूज, एलर्जीज क्रिएट कर रहा है। बहुत लोगों को आजकल ग्लूटेन से तकलीफ हो रही है, नॉट बिकॉज ऑफ ग्लूटेन पर से, बट जिस तरीके का अभी आटा आ रहा है, हमारे एग्रीकल्चर में ग्रो हो रहा है, बिकॉज ऑफ द डिमांड बहुत हाई है। तो सप्लाई को मीट करने के लिए उसे कुछ ना कुछ करना पड़ता है ताकि वो फास्ट ग्रो हो, सबको पहुंच सके। और गेहूं में ऐसे ग्रेन्स, मतलब उसे हाइब्रिड ग्रेन्स में कन्वर्ट किया जाता है और उसे ग्रो किया जाता है जिसमें प्रोटीन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, और अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी अब बॉडी नहीं ब्रेक डाउन कर पा रही है। सो दैट इज द रीजन वाई वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज। प्लस हम स्ट्रेस तो ज़्यादा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स तो सबके खराब है, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं कर पाते हम खाना ठीक से। तो बिकॉज ऑफ दैट इट्स क्रिएटिंग लॉट ऑफ डैमेज टू आवर गट। बिकॉज आजकल मैंने पढ़ना शुरू किया है, मालूम है नहीं, पहले तो मुझे मालूम ही नहीं था। मेरा ट्रिगर कहाँ से हुआ बताती हूँ। मैं एक ब्रेड लेके आई, एंड दैट ब्रेड में कहा गया था कि भाई ये बाजरी से बनाया हुआ है, बाजरे से। तो फिर मैंने जब क्या मालूम मेरा पीछे ध्यान गया, यू वोंट बिलीव, उसमें आई थिंक 2 to 3% शायद बाजरा था, बाकी वीट और सब कुछ, मैदा, वीट, पाम ऑयल, हर एक वो चीज जो आई डोंट वांट टू ईट। सो जो पीछे पढ़ने का भी क्या मतलब है, आप थोड़ा सा ये भी बताओगे तो। देखो, आप नॉर्मल आटा, अपने ज्वार का आटा पैकेट वाला लिया, अगर ऑर्गेनिक लो आजकल तो बेटर है, क्योंकि आजकल बहुत पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स हमारे खाने में जा रहे हैं। ऑर्गेनिक अफोर्ड कर सकते हो तो बाय ऑर्गेनिक। आजकल बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स सेल कर रहे हैं। बट इफ यू कांट, बट एटलीस्ट आप पीछे टर्न करके देखो कि उस प्रोडक्ट में क्या जा रहा है। सो आपका ज्वार का आटा, टिपिकली उसमें सिर्फ ज्वार होना चाहिए इंग्रेडिएंट में, हाँ, और ये ठीक है, ये आप खरीदो मार्केट से, ये ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आटा बनाने का टाइम अब घर पे किसी को नहीं है, या चक्की जाने का टाइम नहीं है हमारे पास। पर जब आप अपना बिस्किट देखते हैं जो कहते हैं हाई फाइबर रागी बिस्किट, फॉर एग्जाम्पल, आप पीछे टर्न करेंगे, रागी होगा 2%, ओट्स होगा 2%, बाकी सब होगा मैदा। फैट देखना है आपको उसमें। मैंने देखा था, एक बहुत बहुत बड़ी ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूंगी, बट आप अगर उनके बिस्किट का पैकेट टर्न करेंगे ना, हाई फाइबर बिस्किट, उनके 2 बिस्किट में 22 ग्राम फैट है, सिर्फ 2 बिस्किट में। So, क्या डाला हुआ है? Which is 50% of your daily, more than 50% of your daily fat intake जो होना चाहिए, सिर्फ 2 बिस्किट में आपको उतना फैट मिल रहा है। तो आप वो तो पढ़ ही नहीं रहे हो कि क्या कितना फैट है, कितना शुगर है, अच्छा केमिकल्स उसके ऊपर। तो पहले 2 इंग्रेडिएंट होंगे, पहले तो होगा व्हीट फ्लावर, फिर होगा रागी 2%, ओट्स 2%, और फिर उसके बाद होगा पाम ऑयल, हाइड्रोलाइज्ड वेजिटेबल फैट, प्रोटीन, व्हीट प्रोटीन होगा, फिर उसके बाद आपका होगा नेचर आइडेंटिकल कलर। समझ में भी नहीं आता है, मालूम है। नेचर आइडेंटिकल कलर मतलब उन्होंने नेचर से उसे कॉपी किया है और लैब में बनाया है सिंथेटिकली। तो नेचर आइडेंटिकल है, बट नेचर से नहीं आ रहा है, वो आ रहा है आपके लैब से, वो आ रहा है आपके जो लेबोरेटरी में कलर्स बनाए जाते हैं उससे आ रहा है। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है, फिर आप देखोगे सिरप, शुगर सिरप, डेक्सट्रोस, आप ये सारी इंग्रेडिएंट्स देखोगे विच इज ऑल शुगर। अलग अलग नाम से उन्होंने शुगर डाले हुए हैं इसमें। तो हम क्या खा रहे हैं वो टेस्ट के नाम पे,
हाई फाइबर, हमें फाइबर मिल रहा है, पर फाइबर के साथ आपको कितने टॉक्सिन्स मिल रहे हैं वो तो आप देख ही नहीं रहे हो. बट नाउ इफ आई वांट टू एक्चुअली थ्रो लाइट, देयर आर ब्रांड्स जो घर से करते हैं या जो कमर्शियली भी कर रहे हैं, जो जेन्युइनली हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं. सो कुकी में अगर आप देखो तो ओट्स है, आमंड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, कोकोनट शुगर है, कोकोनट ऑयल है एंड वनीला एक्सट्रैक्ट. 6 इंग्रेडिएंट्स में से कुकी बनी हुई है. दैट इज समथिंग दैट यू कैन पिक अप, क्योंकि आप सब इंग्रेडिएंट समझ के पढ़ के आपको पता है कि ये सब नेचुरल है, हेल्दी है. ओके, सो हमें पैकेट को पीछे से पढ़ना है. और यहाँ पे मैं और एक ट्रिक ऐड ऑन करना चाहूंगी जो मैं करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें समझ में ही नहीं आती है. तो मैं आजकल AI का यूज कर लेती हूँ, उसको पूछ लेती हूँ इसका मतलब क्या है. हेल्दी? हाँ, मुझे ऑफिस से इन लोगों ने सिखाया कि मैम नहीं समझ में आया ना तो इधर चले जाओ, आपको समझ जाएगा. तो जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको कहना चाहूंगी, डरना मत, नहीं समझ में आता है आप जाओ, जिंदाबाद डालो AI में. AI है किस लिए, उससे से पूछ लो. क्योंकि मुझे लग रहा है इतने सारे कैंसर और इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, Obviously. वो जिस फूड को हम बहुत हेल्दी समझ के अपने बॉडी में डाल रहे हैं वो ही हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है. और ये सब मार्केटिंग गिमिक है. आपको बेचा जाता है ये बोल के कि आप हाई फाइबर खा रहे हो, आप लो शुगर खा रहे हो, लो फैट खा रहे हो. पर और आजकल फूड फार्मर जैसे लोग बहुत ही अच्छा एजुकेशन कर रहे हैं लोगों को समझाने को कि प्लीज पीछे देख लो क्या है. तो आप टर्न करके कुछ भी आप अपने कार्ट में डालते हो, सुपरमार्केट जाते हो या ऑनलाइन भी खरीदते हो, लेबल पढ़ना सीखो और लेबल पे देखो क्या इंग्रेडिएंट्स है. वो जो INS के साथ जो नंबर्स लिखे होते हैं ना, वो वाले प्रोडक्ट्स को अपने कार्ट से निकाल दो, वो मत खरीदो. लुक आउट फॉर हेल्दी इंग्रेडिएंट्स, लुक आउट फॉर हेल्दी वेंडर्स जो आपके घर पे बना के आपको जेन्युइनली ऑनेस्टली बता रहे हैं कि मेरे प्रोडक्ट में ये जाता है, तो वो ठीक है. प्रोसेसिंग के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं. नॉट एवरीथिंग प्रोसेस इज बैड. आपका आटा जो होल है, आपका जो गेहूं होल है, आप उसको जब पीसते हो वो आटा होता है, दैट्स अ प्रोसेस, दैट्स प्रोसेसिंग, बट दैट्स नॉट अनहेल्दी. बट जब आप आटे में 10,000 चीजें डाल देते हो जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं, वो अनहेल्दी है. मैंने आजकल ये वाला आटा, गेहूं का आटा, कपाली आटा शुरू किया है. कपली या समथिंग, जो प्योर, तो उसका कलर ही पूरा चेंज है. डार्क ब्राउन कलर आता है. तो यस, आई एम हैप्पी कि धीरे धीरे वापस बहुत जेन्युइन चीजें भी आने लगी हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है. वी आर गोइंग बैक टू बेसिक्स. एब्सोल्युटली. बट हमें और भी बहुत अवेयरनेस करनी होगी, क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, कोक एंड पेप्सी. अगर आप सिंगापुर में जाओगे तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उसमें डालने के शुगर के टर्म्स अलग रखे हुए हैं, तो वो लोग उसे फॉलो कर ही रहे हैं. बट हमारे यहाँ डंप है. पाम ऑयल जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसको फैक्ट्री के लिए यूज किया जाता है, इंडिया में समोसे तल के उसमें हम लोग खाते हैं. आइसक्रीम्स आपकी सारी पाम ऑयल से बन रही है. पाम ऑयल, हर चीज में पाम ऑयल डाला जाता है. चीज, आइसक्रीम, आपके सारे ब्रेड, बिस्किट, सीरियल, सब में पाम ऑयल जाता है. आई फील बैड समटाइम्स कि जो हमारा ट्रेडिशनल फूड था, आई थिंक उससे बेटर तो और कुछ नहीं है, और हम कहाँ पहुंच गए. बट पहुंचेंगे, वापस जा रहे हैं उस तरफ. सो देयर इज होप, देयर इज होप, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप जैसे लोग ये पॉडकास्ट करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन बाहर आ सके, लोग समझ सके, थोड़ी सोच राइट डायरेक्शन में लेके जाके अपने थोड़ा ट्रिगर भी कर सके, तो कम से कम आगे तो फिर इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप जैसे लोगों को मिलके वो और ज़्यादा बेटर हो सकते हैं. सप्लीमेंट्स के ऊपर मैं बात करना चाहूँगी. मैं खुद भी कुछ सालों से सप्लीमेंट्स के साथ एसोसिएट हूँ, एंड मैंने अपने अंदर देखा है कि बहुत मेरे अंदर चेंज आया है आफ्टर यूजिंग सप्लीमेंट्स. बट आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि एक्चुअली सप्लीमेंट्स कितने ज़रूरी हैं और कौन से मस्ट है जो हमें लेने चाहिए. आजकल के ज़माने में सप्लीमेंट्स आर अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर हेल्दी रेजीम, क्योंकि हमारा खाना जो है वो
उसमें इतना न्यूट्रिशन नहीं है जितना हमारे दादी और परदादी के टाइम पे था, क्योंकि तब खाना प्योर उगता था, प्योर जमीन में इतना दम था, जमीन में न्यूट्रिएंट्स थे, जमीन में ताकत थी। अब सॉइल की ताकत ही खत्म हो गई, क्योंकि इतना पेस्टिसाइड्स डाले हुए कि उसकी ताकत ही खत्म हो गई है। तो आज जो हम गाजर खाते हैं उसमें 50% विटामिन ए कम है उस टाइम के गाजर से जब हमारी दादी खाती थी। तो ऑब्वियसली जो एक तो जो हम खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स कम है, बिसाइड्स दैट हम बहुत फास्ट खाना खाते हैं, हम चबाते नहीं है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, तो जो हम खा रहे हैं उससे हमें न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। एंड थर्ड, डिजीजेस इतने बढ़ गए हैं, स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि हमारा डिमांड न्यूट्रिएंट का बॉडी पे बढ़ गया है। हमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत लग रही है टू जस्ट सर्वाइव। थ्राइविंग की तो दूर की बात है, जस्ट सर्वाइव करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट ज्यादा लगते हैं। तो हमें न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट से लेने पड़ते हैं, पर अगेन गुड क्वालिटी सप्लीमेंट्स, जो ये जो केमिस्ट में मिलते हैं, ओवर द काउंटर मिलते हैं, उसमें वापस बहुत सारा लेबल वापस पीछे पड़ना रबिश होता है, टैल्क, बल्किंग एजेंट, पता नहीं क्या क्या डालते हैं न्यूट्रिएंट के नाम पे। तो न्यूट्रिएंट इतना होता है, बाकी सब तो कचरा होता है सप्लीमेंट में। तो वो वाले नहीं लेने, गुड क्वालिटी लेने, क्योंकि आप पैसा खर्चा कर रहे हो, आप पैसा खर्चा उसको बॉडी में डाल के और प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए नहीं कर रहे हो, आप हेल्थ ठीक करने के लिए कर रहे हो। तो यू हैव टू टेक गुड क्वालिटी, यू हैव टू टेक इट एट द राइट टाइम इन द राइट डोजेज। तो अपने प्रैक्टिशनर से पूछ के वो लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबको सबकी जरूरत नहीं होती है। हाँ, इसने ये लिया, चलो मैं भी ले लेती हूँ, इसने ये लिया, तो ये ट्रेंड चल रहा है आजकल, क्योंकि सब तो अवेलेबल है अमेजोन पे, चलो उठा लो। यू हैव टू चेक कि आपको क्या जरूरत है, किस डोजेज में, कितने टाइम तक आपको लेना है वो चीज। एंड देन ऑफ कोर्स टारगेटेड सप्लीमेंट्स जो होते हैं कुछ डिजीजेस के लिए, जैसे मैंने कहा अगर आपको डायबिटीज है या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट है, तो देयर आर सर्टेन सप्लीमेंट्स व्हिच वर्क मैजिक, जो आपके डायबिटीज को वो हील करने में मदद करते हैं। बट देन देयर आर सम सप्लीमेंट्स जो हम सबको पूछ के जरूर लेना चाहिए, जैसे ओमेगा 3, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में बहुत बढ़ गया है। मैग्नीशियम की जरूरत है, क्योंकि विटामिन डी हमारा कम ही रहता है, तो विटामिन डी को ऑब्जॉर्ब करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत है। सो वो हो गया। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, क्योंकि ताकत सबकी कम है, और बी कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म के लिए, आपके सेल्यूलर रिएक्शंस के लिए बहुत जरूरी है। तो गुड क्वालिटी बी कॉम्प्लेक्स ले लिया आपने, और उसके बाद ऑफ कोर्स देयर आर अदर वंस व्हिच यू कैन कीप एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग, जैसे विटामिन ई हो गया, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर नीड, आपको कैसे जरूरत है वैसे। बट जैसे ये कुछ कुछ चीजें तो हम सभी को जरूरत है आजकल। ओमेगा 3 तो आई थिंक सभी को है, सभी को है, क्योंकि इतना ओमेगा 6 जाता है हमारी बॉडी में थ्रू प्लांट ऑयल्स जो हम खाते हैं, सनफ्लावर ऑयल, सैफलॉर ऑयल, वो ओमेगा 6 हमारी बॉडी में इतना इन्फ्लेमेशन करता है कि उसको बैलेंस करने के लिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। सो बेसिकली हमें चेक करना है अच्छी क्वालिटी का, और फिर हमारी बॉडी के नीड के हिसाब से वी कैन यूज सप्लीमेंट्स, राइट? एब्सोल्युटली। आजकल बहुत डिफरेंट टाइप के डाइट चल रहे हैं, एंड एवरी 1 ईयर 2 ईयर कोई नया आता है, बीच में किटो इतना चला, उसके बाद वेगन है, बहुत सारी चीज़ें। तो अभी फास्टिंग को लेके बहुत सारे लोग फास्टिंग, आजकल मैं भी सुन रही थी कहीं पे कि फास्टिंग से जो साइंटिफिक पूरा रिसर्च किया गया, तो कितना वो हेल्पफुल है। आपका क्या कहना है फास्टिंग के ऊपर? देखो, फास्टिंग ना अभी एक फैड बन गया है कि फास्टिंग करना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है, पर अगर आप देखो हमारे दादी परदादी एंसेस्टर्स, वो जीते ही ऐसे थे कि खाना खाया शाम को 7 साढ़े 7 बजे, उसके बाद सुबह तक कुछ नहीं खाते थे। ये लेट नाइट स्नैकिंग कल्चर, रात को सोशलाइजिंग करो, पियो, खाओ, डिजर्ट्स पे ड्राइव पे जाओ, डिजर्ट खाओ, ये सब नहीं होता था तभी, राइट? तभी इतना एक्सपोजर नहीं था, इतने रेस्टोरेंट्स नहीं थे, कुछ नहीं था। सो दिस वाज अ वे ऑफ लाइफ, इसीलिए वो लोग इतना लंबे समय तक जिए, हेल्दी जिए। मेरी दादी लास्ट ईयर पास अवे हुई, उनको शी वॉज 87, उनको डायबिटीज नहीं, हार्ट प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उनको बोन इश्यूज थे, बट शी डिडंट गो विथ एनी ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो आजकल लोगों को हो रहे हैं। सो दिस वाज अ वे। सो 12 घंटे का फास्ट तो सभी को करना चाहिए बाय डिफॉल्ट। ओके। तो अगर आप 8 बजे खाते हो रात को, सुबह 8 बजे तक कुछ मत खाओ। 13 घंटे तक लेके जा सकते हो, वेरी गुड। बट अब लोग क्या करने लगे, एक्सट्रीमिस्ट हो गए। अब हम सिर्फ 4 घंटे खाएंगे, सिर्फ 5 घंटे खाएंगे, विच इज ओके, विच में सूट समबडी बट नॉट एवरीबडी, क्योंकि ये आपको अंडर सुपरविजन करना जरूरी है। अगर आपको थायराइड है या डायबिटीज है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो अगर आप बहुत लंबे समय तक का फास्टिंग करते हो विदाउट
somebody's guidance, Yeah. आपका cortisol level बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, and that can actually worsen your health condition. Oh. तो आप फास्टिंग करो, बट किसी से पूछ के करो. अगर आपको 16-18 घंटे का फास्ट करना है तो चालू 12 घंटे से करो. Okay. फिर 13, 14, सी हाउ योर बॉडी इज फीलिंग. ऑल्सो अनदर थिंग इज, लोग क्या करते हैं फास्टिंग के टाइम, एक जो मैंने गलती देखी है जो लोग करते हैं, वो सुबह 12 बजे तक 1 बजे तक कुछ नहीं खाते. हाँ. उनके जो फास्टिंग विंडो होता है वो 12 बजे से शुरू होता है, 12 से लेके Yes. 6 या 7. दैट्स द वर्स्ट थिंग, क्योंकि जब आप सुबह उठते हो आपका मेटाबॉलिज्म शुरू हो रहा है, आपकी बॉडी प्रिपेयर कर रही है फॉर द डे. तो आप सुबह से खाना शुरू करो, एंड चाहिए तो जल्दी शाम को थोड़ा जल्दी आप खत्म करो अपना विंडो. बट आप शुरू ही 12 बजे करते हो तो सुबह का जो कॉर्टिसोल लेवल है कुछ लोगों में वो बहुत हाई हो जाता है, और वो और बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट करता है और आपके फैट स्टोरेज को बढ़ाता है. सो आई हैव सीन दिस मिस्टेक. इट्स बेटर टू स्टार्ट योर मॉर्निंग स्लो. आप उठते से 1 घंटे के अंदर कुछ खाना शुरू करो, एंड चाहिए तो 5 बजे या 6 बजे शाम को खत्म कर दो. अच्छा. सो दैट इज अ बेटर वे ऑफ फास्टिंग दैन रात को लेट तक खाओ और सुबह दोपहर तक कुछ मत खाओ. हाँ, तो that is very bad for. That is not good for most people. That is not the right way to do it. So सूर्यास्त जो पहले से कहा जाता है सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए. So that's the best That way. is the best thing, क्योंकि आपका जब सुबह से जब सन राइज हो रहा होता है, आपकी अग्नि जो डाइजेस्टिव फायर है वो बढ़ने लगती है. तो आप उस टाइम पे खाओगे तो आपकी बॉडी वो डाइजेस्ट कर पाएगी, सपोर्ट कर पाएगी. आप उस टाइम पे तो खा नहीं रहे हो, फिर आप रात को खा रहे हो जब आपका सनसेट हो गया है और आपका मेटाबॉलिक फायर जो आपका डाइजेस्टिव फायर है वो कम हो गया है. तो आप उस टाइम पे खा रहे हो जो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो नहीं रहा. सो फास्टिंग हैज टू बी डन इन द राइट वे, इन द राइट टाइमिंग्स एंड अंडर सुपरविजन. आई वुड से इट्स बेटर. बहुत इंटरेस्टिंग बात आपसे, यानी सन के साथ मुझे लग रहा है हमारे फास्टिंग का बहुत ज्यादा कनेक्शन है ना. सन निकलता है, सन जाता है, उसके बीच में आपकी अग्नि जो है बॉडी की वो ज्यादा हाई होती है, वो सपोर्ट करती है आपको डाइजेशन करने को. हम चलते ही सन और मून साइकिल पे है. सन के साथ हम सारी एक्टिविटीज करते हैं. सन हमें सपोर्ट करता है, एनर्जी देता है, मेटाबॉलिक फायर बढ़ाता है हमारी बॉडी का, और जैसे सनसेट होता है वो कूल डाउन होता है ताकि हम सो सके. यस, मैं कहीं अपनी नाड़ीज के बारे में सीख रही थी थोड़ा सा, तो कह रहे थे कि जब आप खाना खाने बैठो तो चेक करो कि आपकी सूर्य नाड़ी ओपन हो, तो वो आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा पावरफुल बनाएगी. तो ये बहुत कनेक्ट कर रहा है जो आप कह रहे हो उसके साथ. ग्रेट, बहुत सारी चीजें आज जानने मिली, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत सारी ऐसी स्मॉल टिप्स मिली है जिसके थ्रू वो अपने डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं. एंड कुछ ऐसे जो आप व्यूअर्स को कहना चाहोगे, आज आप कोई मैसेज देना चाहते हो तो मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगी जो मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ जब वो मेरे पास आते हैं, कि आपको 5 फाउंडेशनल चीज़ों पे काम करना है अगर आपको आपके हेल्थ को हमेशा ठीक रखना है. एंड ये 5 फाउंडेशंस वो है जो नेगोशिएबल नहीं है, और इसके पहले आप कुछ और नहीं कर सकते हो. पहले ये 5 चीज़ें ज़रूर आपको मैनेज करनी है. वन इज आप अपने प्लेट में क्या डालते हैं, ठीक है, आप क्या खाते हैं, विच इज योर फूड. नेक्स्ट इज हाइड्रेशन. बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखो. आजकल हम सारे डिहाइड्रेटेड घूम रहे हैं और उस वजह से बहुत हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं. सो हाइड्रेशन, पानी के साथ हाइड्रेशन ज़रूरी है, बट आपको इलेक्ट्रोलाइट्स भी अपने बॉडी में डालने हैं. सो जैसे कोकोनट वाटर हो गया या नींबू पानी हो गया. हेल्दी ड्रिंक्स, पैकेज फ्रूट जूसेस नहीं लेने हाइड्रेशन के नाम पे, राइट. सो हाइड्रेशन हो गया. फिर आपका स्लीप बहुत जरूरी है. ये तो इतना अंडररेटेड है कि अगर आप स्लीप पे फोकस नहीं करते हो, अपने आप को गुड 7-8 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी नाइट, साउंड स्लीप नहीं दे रहे हो, तो आपकी बॉडी में ऑब्वियसली हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं इवेंचुअली. नेक्स्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, व्हिच इज मैनेजिंग योर इमोशंस, योर थॉट्स. आप अपने थॉट्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, आप कैसे अपने इमोशंस को प्रोसेस कर सकते हो इन अ हेल्दी वे. कोई स्ट्रेसफुल एपिसोड आ गया तो आप कैसे पॉज करके रिस्पॉन्ड करें एंड रिएक्ट ना करें, आप इस पे काम करें ताकि आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली एक बैलेंस स्टेट में रहे और बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल ऊपर की तरफ ना हो, एंड दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. एंड द फिफ्थ इज मूवमेंट. मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कितना मूव कर रहे हो, आप
1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हो जिम में, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, आप कितना दिन में मूव करते हो फंक्शनली, सीढ़ी लेते हो, चलते हो, घर पे काम करते हो, आप अपनी बॉडी को कितना फंक्शनल वेज में मूव करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज 5 फाउंडेशंस आर नॉन नेगोशिएबल. ग्रेट. यानी पांचों चीजों को बैलेंस करके चलोगे तो हेल्थ इज लाइक सुपर परफेक्ट. एब्सोल्युटली, राइट. यस. ओके, थैंक यू सो मच नेहा. आपसे बहुत सारी चीज़ें हमें जानने मिली एंड आई एम श्योर आगे हम और भी एपिसोड्स लेके आएंगे जिससे हम और डीपर टॉपिक पे हमारे व्यूअर्स को चीज़ें बता सकें. Yes, thank you so much, थैंक यू Deepal. सो मच.